हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेरी कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर के बारे में एंड दैट इज जॉन डन। जॉन डन जो कि हमारे सिलेबस में भी गिवन है KVS टीयर 2 या हमारे इसका टीयर 2 या LD ग्रेड मेन एग्जाम की बात करें आप या TGT PGT, इन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन डन। तो कौन है जॉन डन, इनके बारे में आप बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इस वीडियो में इनकी बायोग्राफी, इनकी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जॉन डन इंग्लिश लिटरेचर का सबसे यूनिक और इंटेलेक्चुअली कॉम्प्लेक्स पोइट में से एक माने जाते हैं। उन्हें अक्सर मास्टर ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है, और एक और वर्ड है जो इनके नाम के इक्वल है या आप कह सकते हैं इनके नेम के सिनोनिम माना जाता है, दैट इज मेटाफिजिकल कंसीट। ठीक है, तो इसका रीज़न है उनकी जो पोइट्री है उसमें कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रडिक्शंस, डीप फिलोसफी और सरप्राइजिंग कंपैरिजन मिलता है। ये जो वर्ड, इतने हैवी वर्ड्स हैं, इनका क्या मतलब है, चलिए हम अभी आगे समझेंगे आराम से। ठीक है, बने रहिएगा आप। इस प्रेजेंटेशन का जो टाइटल है ना, वो टाइटल जिसमें हम ये देख पाएंगे कि जॉन डन किस तरह ह्यूमन इमोशंस, लव, रिलीजन और इंटेलेक्ट को अपनी पोइट्री में एक्सप्लोर कर रहे हैं। किस तरह ये सभी थीम ये अपनी पोइट्री में लेकर आ रहे हैं। मतलब इन्होंने इन सभी थीम्स का इनको ऐसे मिंगल किया है। मतलब एक पोइट क्या करेगा, या तो नेचुरली सोचेगा या क्लासिसिज्म की तरफ जाएगा या फिर जो है रोमांटिसिज्म को फॉलो करेगा। लेकिन जॉन डन ने क्या किया है, इन्होंने बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी थीम्स को कनेक्ट किया है। ऐसे थीम्स जो अलग अलग वर्ल्ड, अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जैसे कि फाइनाइट इनफाइनाइट को जोड़ा है इन्होंने, मिक्स किया है इन्होंने। उसके अलावा इन्होंने साइंस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा है। ठीक है, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो कि मेटाफिजिकल की फॉर्म में इन्होंने प्रेजेंट किया है अपनी पोइट्री में। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉन डन की पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी को देखें तो उनकी जो लाइफ है वो दो बिल्कुल ऑपोजिट फेस में डिवाइड होती है, और वो क्या है, दैट इज जैक द रैक, डॉक्टर डन। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, दिस वन। तो उनकी जो यूथ है, उनकी यूथ में डन एक बहुत ही रिबेलियस और विटी पोएट थे। तो इस पीरियड को कभी कभी हम जैक डन भी कहते हैं, जैक डन फेस भी कहा जाता है इसको। इस वक्त इनकी पोइट्री में सेंसुअल लव, इरोटिक इमेजरी और शार्प विट मिलता है। लेकिन लाइफ के लेटर फेस में वही डन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए और सेंट पॉल्स कैथेड्रल के डीन बन जाते हैं। इस फेस में उनकी उनकी जो पोइट्री है उसका जो फोकस है, एंड दैट बिकम डेथ ऑब्सेस्ड सॉलोमन। ठीक है, ये जो है इनकी पोइट्री का फोकस बन जाता है। उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन बेस्ड में शिफ्ट हो जाता है। इसी स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट की वजह से उनकी जो पर्सनालिटी है वो पैराडॉक्सिकल मानी जाती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था मास्टर ऑफ पैराडॉक्स, वो मैंने आपको इसीलिए बताया था, मास्टर ऑफ पैराडॉक्स। और आपको पता होगा पैराडॉक्स एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो ऑपोजिट चीज़ों को यूज़ किया जाता है, बिल्कुल ऑपोजिट, जिनको हम मिक्स नहीं कर सकते। तो इसीलिए इनको जो है मास्टर ऑफ पैराडॉक्स बोला गया है। ठीक है, तो लिटरेरी हिस्ट्री ऑफन डिवाइड्स हिम बट द ट्रुथ इज फार मोर कॉम्प्लेक्स। लिटरेरी हिस्ट्री ने तो इन्हें डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, द जैक द रैक एंड डॉक्टर डन। लेकिन जो ट्रुथ है वो और भी कॉम्प्लेक्स है। किस तरह है, ही यूज्ड द एग्जैक्ट सेम रिवोल्यूशनरी इंटेलेक्ट टू सेड्यूस वुमेन एज ही डिड टू रेसल विद गॉड। इन्होंने दोनों पार्ट्स में, यानी कि टू सेड्यूस अ वुमेन और टू रेसल विद गॉड, या गॉड के साथ जो भी कनेक्शन है उसके लिए सेम एग्जैक्टली सेम रेवोल्यूशनरी इंटेलेक्ट को यूज किया है। ये मतलब बहुत ही बियॉन्ड इमेजिनेशन था। ठीक है, कैसे, चलिए हम इनके बारे में और बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मैंने आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स क्रिएट की है, मतलब डेवलप की है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए इन ग्राफ के थ्रू। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ मैं इसको। अगर हम उनकी लाइफ का टाइमलाइन देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो टर्निंग पॉइंट्स जो है वो अलग अलग ईयर पे देखने को मिलते हैं। 1572 में क्या हुआ, 1597 में, देन 1601 में, देन 1615 to 1621, एंड दीज टर्निंग पॉइंट्स कैन यू सी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। कितने उतार चढ़ाव आए हैं इनकी लाइफ में, वो मैंने यहाँ पे जो है
रिवील किए हैं। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं उसके बारे में। 1597 यानी कि 1597 के अराउंड उन्हें सर थॉमस एगर्टन के अंडर चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन मिली, जिससे उनकी जो पॉलिटिकल करियर था उसकी बिगिनिंग हुई। लेकिन 1615 में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया। एक मेजर टर्निंग पॉइंट क्या आया कि जॉन डन जो थे वो एंग्लिकन चर्च को ज्वाइन कर लेते हैं और प्रीस्ट बन जाते हैं। इसके बाद जो 1621 का फेज था उसमें उन्हें सेंट पॉल्स कैथेड्रल का डीन अपॉइंट किया गया है। तो जो इनकी लाइफ है उसका जो पीक अचीवमेंट है वो इसको ही माना जाता है। ठीक है, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। ही वॉज बॉर्न इन 1572। अब जरा एक एक करके बात कर लेते हैं। ही वॉज बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ? 1572 में हुआ। इनटू अ परसिक्यूटेड रोमन कैथोलिक फैमिली, एक कैथोलिक फैमिली में उनका जन्म हुआ। ही वॉज डिनाइड टू डिग्रीज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, क्योंकि वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। उस टाइम एलिजाबेथ का टाइम था और एलिजाबेथ के बाद जो है किंग जेम्स आए थे, उसके बाद वो जो रिचुअल था वो बंद किया गया था। लेकिन एलिजाबेथ के टाइम पर जो है जितने भी लोग थे उनको एक ओथ लेनी होती थी, और जो भी ओथ लेने से मना कर देता था कि ओथ में क्या होता था, ओथ में ये ओथ थी कि जो भी हम वर्क करेंगे दैट विल बी अंडर द क्राउन, हम क्राउन को सब कुछ मानेंगे और क्राउन ही जो होगा वो चर्च का मास्टर होगा। इस टाइप की ओथ इन्हें लेनी होती थी। तो जॉन डन ने उसे लेने से मना कर दिया था। दैट्स व्हाई ही वाज रिफ्यूज टू टेक द डिग्री फ्रॉम बोथ द यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो हुआ था 1597 में राइज हुआ था। ही वाज अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी टू द सर थॉमस एगर्टन। सर थॉमस एगर्टन ने चीफ सेक्रेटरी जो है अपॉइंट किया था। एंड ही एंटर्स इनटू द हाईएस्ट सर्कल ऑफ पावर, और इनकी मुलाकात बहुत बड़े बड़े लोगों से हुई, इनका सर्कल बढ़ा। तो दिस वाज द अनदर राइजिंग। ठीक है, अब इनका डाउनफॉल क्या होता है? द ड्रॉप 1601, ये डेट याद रखिएगा। 1601 में क्या होता है? सीक्रेटली ही मैरिज अ वुमन, शी वॉज अ नीस ऑफ इगर्टन। मैंने इगर्टन का नाम पहले यहाँ पर लिया था, आप देख रहे हो, जिन्होंने इन्हें चीफ जो है चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया था। उनकी ही भतीजी जो एनी थी, एनी मोर, उनसे इन्होंने सीक्रेटली शादी कर ली थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? दैट बिकम अ स्कैंडल, और इसकी वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा। इन्हें ही नहीं बल्कि उस पादरी को भी जिसने इनकी शादी करवाई थी या जिन्होंने गवाही दी थी, उनको भी जेल जाना पड़ा। हालांकि कुछ टाइम के बाद इन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद से इनकी जो रेपुटेशन थी उसका फॉल हुआ। फिर 1601 से पूरे 14 ईयर्स के बाद द पाइवट कन्वर्ट्स टू एंग्लिकनिज्म एंड इज ऑर्डरिंग एज अ प्रीस्ट। फिर इन्होंने क्या कर लिया था? कन्वर्जन कर लिया था। एंग्लिकन, जो हमारा क्रिश्चियनिटी होती है उसके अलग अलग वो होते हैं कॉन्सेप्ट, मतलब जो जिसे हम लोग जातिवाद में काउंट करते हैं। तो पहले ये कैथोलिक थे, बाद में ये एंग्लिकन बन गए, उसमें ये कन्वर्ट हो गया 1615 में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। देन क्या हुआ? 1621 में ये इनका पीक टाइम था। ही वॉज अपॉइंटेड एज द डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल, एन एलीट हाईली पेड पोजीशन ऑफ इमेंस इन्फ्लुएंस। फिर इन्हें सेंट पॉल्स कैथेड्रल का डीन जो है अपॉइंट किया गया, जो कि हाईली पेड पोजीशन थी उस टाइम की। और उसके बाद 1621 में जो पीक था इनका कि ही बिकम इमेंस पॉपुलर ओवर देयर। ठीक है, लोग इनके पास आए। तो ये जो आप देख रहे हो इनका फॉल एंड राइज वाला पीरियड, तो ये इसके बारे में ही हम बात करेंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम इनकी पोइट्री की बात करें तो जॉन डन ने एलिजाबेथन पोइटिक ट्रेडिशन को ब्रेक किया था। आपको बता दूं मैं, उस टाइम पे एलिजाबेथन ट्रेडिशन जो था वो अपने पीक पर था, और उसको अपोज करने वाले उस टाइम के 2 राइटर थे, जिसमें जो बड़ा नाम है वो है डॉक्टर उनका बेन जॉनसन का और जॉन डन का। ये 2 ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने एलिजाबेथन पोइट्री के जो ट्रेडिशन है उसको ब्रेक किया था। एलिजाबेथन पोइट जैसे कि स्पेंसर और सिडनी यूजुअली कोर्टली लव और आइडियलाइज्ड लव को ही पोर्ट्रे करते थे। उनकी जो मेन लव को लेकर एक जो था ना डिस्टेंस, प्योर और रोमांटिक फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन डन की जो मेटाफिजिकल थी, मतलब यहाँ पे दिखा देती हूँ, मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाया है। एलिजाबेथन पोइट्री वेयर सिडनी एंड स्पेंसर दे शोड द कोर्टली लव, आइडियलाइज, अनरिक्विटेड लव,
और इन्होंने मेटाफर्स को यूज़ किया है। मेटाफर्स में किस चीज़ को लेते थे, स्टार्स को, रोजेस को, ओशंस को, ठीक है, जो कि पेट्रार्कन कंसीट मानी जाती है। कंसीट भी दो टाइप की होती है, पेट्रार्कन और आपके जो है मेलकनी। अभी आगे देखते हैं। और इन्होंने जो टोन यूज़ की थी दैट वाज वेरी सिंसियर, म्यूजिकल, प्रेडिक्टेबल एंड स्मूथ। बहुत सिंसियर टोन का यूज़ किया था, रिदमिक फॉर्म में यूज़ किया था, और ऐसा किया था कि कोई भी प्रोटेक्ट कर सकता था। बहुत स्मूथ वे में जो है ये जो है एलिजाबेथन पोइट्री लिखी जाती थी, जिसमें स्पेंसर और सिडनी का नाम मतलब सबसे टॉप पर है। अब हम बात करते हैं जॉन डन के बारे में। इन्होंने यूज़ की थी मेटाफिजिकल पोइट्री। इनका थीम जो थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे एलिजाबेथन पोइट्री से। ये फिजिकल, डीपली कॉम्प्लेक्स एंड स्पिरिचुअल लव को जो है अपनी पोइट्री में मेंशन करते थे। मेटाफर्स में ये साइंस, मतलब बिल्कुल बियॉन्ड पोइट्री में साइंस, लॉ, एल्केमी एंड ज्योमेट्री को ऐड करते थे। मतलब कैन यू गेस, मतलब हाउ कुड अ पोएट ऐड सच काइंड ऑफ टॉपिक और थीम इन द पोइट्री। पोइट्री तो हमेशा हम पोइट्री जब भी हमारे माइंड में आती है तो हमेशा हम नेचर को इमेजिन करते हैं, हम लव को इमेजिन करते हैं, हम मॉरल्स को इमेजिन करते हैं, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी पोइट्री में स्पिरिचुअल लव की तो बात की, फिजिकल और डीप कॉम्प्लेक्सिटी की तो बात की, लेकिन उसे कनेक्ट किया साइंस से, लॉ से, एल्केमी से और ज्योमेट्री से। इनकी टोन भी बहुत ही अब्रप्ट थी। मतलब एक पोएम है कैनोनाइजेशन, उसमें इन्होंने क्या किया है, अचानक से जो है वो पोएम स्टार्ट कर दिए। मतलब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मतलब हमें ये लगता है कि पोएम जो है बिगिनिंग कुछ ऐसी होगी, नहीं, इन्होंने डायरेक्टली जो है रीडर से बात करना स्टार्ट किया, दैट इज अब्रप्ट मैनर, और बहुत ही आयरनिक है, डीपली इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इन्होंने, तो वो दैट वाज अ बियॉन्ड द लिमिट। ठीक है, ठीक है। जो डन है उनकी मेटाफिजिकल पोइट्री बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी पोइट्री में आपको लव फिजिकल भी है, इंटेलेक्चुअल भी है और स्पिरिचुअल भी है, तीनों चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स आइडिया बन जाता है और बहुत ही अनयूजुअल कंपैरिजन हो जाता है जिसे डन यूज़ कर रहे हैं, जिससे यूजर्स भी जो है उसको डीप करने के लिए उन्हें डीपली उसे समझना पड़ता है, ठीक है, थिंक करना पड़ता है। अगर यूजर जो है उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है तो वो जॉन डन की पोइट्री को भी नहीं समझ पाएगा। यही हमें ले आता है डॉन की पोइट्री के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाफिजिकल कंसीट। ठीक है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है, आई वॉज टॉकिंग अबाउट वन पोएम द कैनोनाइजेशन। तो वो जो पोएम की जो बिगनिंग लाइन है जिसे जॉन डन ने अब्रप्टली स्टार्ट किया है, दैट इज फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। तो मतलब यहाँ पे देख रहे हैं इस लाइन का मतलब है कि वो डायरेक्टली रीडर से बात कर रहे हैं। अब्रप्टली ये लाइन स्टार्ट हो रही है, पोएम स्टार्ट हो रही है। नोबडी कैन इमेजिन कि एक पोएम ऐसे स्टार्ट हो सकती है। तो मतलब बहुत ही आयरनिकली, डीपली इंटेलेक्चुअल पोएम्स जो है इन्होंने उसमें टोन यूज़ की है, तो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। द इंजन ऑफ जीनियस द कंसीट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है द कंसीट। बार बार आपको ये वर्ड देखने को मिला होगा, जॉन ड्राइडन ने इनको कहा था मेटाफिजिकल पोएट है ये। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर जॉनसन ने भी इन्हें मेंशन किया है। तो ये कंसीट क्या है और ये मेटाफिजिकल कंसीट क्या है, दोनों में क्या कनेक्शन है ये समझ लेते हैं अच्छे से। तो अब आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि जो मेटाफिजिकल कंसीट होती है उसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। एक्सटेंडेड मेटाफर, ठीक है, ये लाइन आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो जो कंसीट होती है, कंसीट को हम लोग बोलते हैं मेटाफिजिकल एक्सटेंडेड मेटाफर। लेकिन मेटाफिजिकल कंसीट क्या होती है वो मैं बता देती हूँ आपको। ये याद रहेगा, कंसीट को क्या बोलते हैं, कंसीट को बोलते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। ठीक है, और मेटाफिजिकल कंसीट का मतलब होता है नॉर्मल मेटाफर से काफ़ी डिफरेंट। मतलब जो है इसमें पोएट दो बिल्कुल अनरिलेटेड चीज़ों को कंपेयर करता है। जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया, कंसीट में हम कंपैरिजन कर रहे हैं सर, लेकिन मेटाफिजिकल में हम दो ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं जिनका कंपैरिजन देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी आप ही कंपैरिजन करने बैठोगे तो उस किसी भी चीज़ को उससे मिलती जुलती चीज़ों से कंपेयर करोगे, लेकिन अगर आप बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हो जिसका उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो दैट इज मेटाफिजिकल कंसीट। और ये काम कौन करता था, ये जॉन डन करते थे। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको।
ठीक है। कंपैरिजन जो है वो किसके बीच में होता है, जैसे कि साइंस, फिलोसफी, रीजन या एवरीडे ऑब्जेक्ट, और उनके थ्रू डीप इमोशनल या स्पिरिचुअल मीनिंग क्रिएट किया जाता है। तो ये काम कौन करता है, डन करते हैं। तो देखो आपको मैंने बताया कि मेटाफर दैट फोर्सेस अ वाइडली अनकन्वेंशनल कंपैरिजन, तो जो ऐसा मेटाफर जो कि अनकन्वेंशनल कंपैरिजन होता है बिटवीन हाईली डिसिमिलर थिंग्स, एक होती है डिसिमिलर, हाईली कंप्लीटली ऑपोजिट होती है, एंड इट डिमांड्स इंटेंस इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द रीडर, और जिसके लिए रीडर का इंटेंस पार्टिसिपेशन, इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना रीडर को कुछ समझ नहीं आएगा। ये कंपैरिजन कभी कभी स्ट्रेंज हो जाता है, शॉकिंग भी लग सकते हैं, लेकिन वही डन की पोएटिक जीनियस है, और वो रीडर को फोर्स करते हैं कि वो इन अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस को समझे और डीपर मीनिंग डिस्कवर करे। ठीक है। तो वो कनेक्शन क्या है, प्रोफाउंड इमोशनल और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को वो जोड़ते हैं फार फेच साइंटिफिक और जो मुंडन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ। यहाँ पे जो मुंडन ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मतलब होता है अनइंटरेस्टिंग, जिन पे हमारा ध्यान भी नहीं जाता, कुछ ऐसी चीज़ें, एंड दैट इज क्रिएटिंग व्हाट, द मेटाफिजिकल कंसेप्ट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो टर्म है ना मेटाफिजिकल का, देख सकते हो कि जॉन डन ने जो है इस टर्म को दिया था, और उन्होंने ये भी कहा था अफेक्ट द मेटाफिजिक्स, अफेक्ट द मेटाफिजिक्स, ये लाइन याद रखिएगा आप। ठीक है। इज गिवन बाय क्रिटिक जॉन ड्राइडन एंड दैट इज नोटेड टू जॉन डन। ठीक है। एंड सैमुअल जॉनसन ही ऑफिशियली सीमेंटेड, इन्होंने ऑफिशियली एक फ्रेज दिया था मेटाफिजिकल पोएट्स, उसमें जॉन डन के नाम के अलावा और भी बहुत सारे नाम थे, बट इनको जो है सबसे ऊपर दिया था। ये कब दिया था, 1781 में दिया था। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो हम बहुत डीप जाकर बहुत अच्छे से जॉन डन के बायोग्राफी, उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक करें और काइंडली शेयर करें, जिनको भी जो और एस्पायरेंट्स हो, वो अगर सीरियस हैं तो उनको शेयर करें, उनको भी यूज़फुल लगेगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको कंसीट समझ में आ गई है, मेटाफिजिकल कंसीट समझ में आ गई है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डन की एक बहुत ही फेमस पोएम है, एंड दैट इज द फ्ली। ठीक है। जो कि आती है एनाटॉमी ऑफ कंसीट में, द फ्ली। इसको समझते हैं। इस पोएम में डन ने एक छोटे से इंसेक्ट यानी फ्ली को लव आर्ग्यूमेंट के सेंटर में रखा हुआ है। फ्ली पहले मैन को बाइट करती है। देखो ये कैसे करती है, यहाँ पे जो डन है उन्होंने इसका बाइट दिखाया है। फ्ली क्या करती है, सबसे पहले मैन को बाइट करती है, देन वुमेन को बाइट करती है। ठीक है। पहले मैन को बाइट किया एंड देन वुमेन को बाइट किया। डन के अकॉर्डिंग फ्ली का जो बॉडी है, फ्ली की बॉडी के अंदर जो दोनों का ब्लड है वो मिक्स हो जाता है, और इस सिंपल बायोलॉजिकल फैक्ट को पोएटिक विटी आर्गुमेंट बना देते हैं। ठीक है। वो बोल रहे हैं कि जो दोनों का ब्लड है वो दोनों का ब्लड मिक्स हो चुका है इनसाइड द मुंडेन बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, एंड देयर ब्लडीनेस, जो ब्लड है उसका वो बिल्कुल कम्प्लीटली मिंगल हो चुका है। तो डन कहते हैं कि अगर फ्ली की बॉडी में हमारा ब्लड ऑलरेडी मिक्स हो चुका है तो फिर फिजिकल इंटीमेसी में क्या प्रॉब्लम है। इस तरह एक स्मॉल इंसेक्ट को पोएट एक पावरफुल मेटाफर बना देते हैं, मतलब उसको कंक्लूजन दे रहे हैं कि बाय रिजिड बायोग्राफिकल लॉजिक द फ्ली हैज बिकम देयर मैरिज बेड, कि फ्ली के थ्रू मतलब आप कह सकते हैं कि इंटरनली दे बिकम इंटीमेट इनसाइड द फ्ली। To kill the insect would therefore be an act of murder, suicide or religious sacrilege. अगर उस इंसेक्ट को मारा जाएगा एंड दैट विल बी द एक्ट ऑफ मर्डर, सुसाइड एंड रिलीजियस सैक्रिलेज। ये इतनी बड़ी बात जो है पोएट यहाँ पे कह रहे हैं। तो आप सोचिए कि इसको समझने के लिए हमें कितना इंटेंस जाना पड़ेगा इन वर्ड्स को क्लियरली समझने के लिए, जो जॉन डन ने अपने वर्क में दिखाया है। तो ये जो एग्जाम्पल है क्लियरली शो करता है कि डन किस तरह ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोएटिक आइडियाज में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इसी रीजन की वजह से मेटाफिजिकल पोएट्री इंटेलेक्चुअल भी और इमेजिनेटिव भी हो जाती है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इस पोएम की जो लाइन है, एक इंपॉर्टेंट लाइन, मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस हाउ लिटिल दैट विच दाउ डाइनेस्ट मी इज। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिए इसको।
चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम, जो कि है ज्योमेट्री ऑफ डिवोशन, अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। ठीक है, जो कि एक फेमस मेटाफिजिकल पोइट है जॉन डन। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है ये। अगर आपने इस पोएम को समझ लिया, आप समझिएगा कि आपने जॉन डन की फिलॉसफी, पोइट्री, जो भी उनकी साइकोलॉजी थी उस टाइम पे, थॉट प्रोसेस थी, उसको समझ लेंगे आप। ठीक है, और जितना भी मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, कंसीट, मेटाफिजिकल, ये सब समझ में आ जाएंगे आपको। ये पोएम अराउंड जो है 1611 से 1612 के बीच में पब्लिश हुई है। ये याद कर लीजिएगा, 1611 टू 1612 के अराउंड में लिखी गई, और ये इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस मेटाफिजिकल कंसीट में से एक को प्रेजेंट करती है। सबसे पहले हम इसके टाइटल को समझ लेते हैं। टाइटल आप देख रहे हैं, वैलिडिक्शन, वैलिडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग। ठीक है, तो वैलिडिक्शन का मतलब क्या है? वैलिडिक्शन का मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है फेयरवेल। वैलिडिक्शन का मतलब होता है फेयरवेल, यानी किसी को अलविदा कहना। और फॉरबिडन का मतलब क्या होता है? फॉरबिडिंग, फॉरबिडिंग का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ले लेते हैं। फॉरबिडिंग मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शोक मनाना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? शोक मनाना। मतलब जब कोई स्पेशली मर जाता है तब जब हम जैसा फील करते हैं जो हमारे, तो वो चीज़। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो फिर से बता देती हूँ मैं, वैलिडिक्शन का मतलब क्या होता है? किसी को विदाई देना। और फॉरवर्डिंग मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? शोक मनाना। ठीक है, क्लियर हो गया। सिंपल वर्ड्स में स्पीकर अपनी वाइफ को कह रहा है कि जब मैं टेम्परेली ट्रैवल करने जा रहा हूँ तो तुम्हें रोते हुए ये ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा लव ऑर्डिनरी लवर जैसा नहीं है, हमारा लव स्पिरिचुअल और डीप है। तो शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है पोएट अपनी वाइफ से कह रहे हैं। आपको याद होगा इनकी शादी जो है सीक्रेटली हुई थी एने मूर से। ठीक है, ये उनको ही जो है ये कह रहे हैं अपनी पोएम अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में। और ये बता दूं, इस टाइम पे इनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट भी है। तो ये जो पोएम है एक्चुअली रिटन, इट वाज रिटन फॉर हिज वाइफ एने बिफोर अ ट्रिप। एक टेम्पररी ट्रिप पे जाने से पहले इन्होंने ये पोएम लिखी थी। एंड ही फॉरबिड्स हर टू क्राई, आर्ग्यूइंग देयर लव इज नॉट मेयरली फिजिकल। वो उनको कह रहे हैं कि जो मतलब उनके ट्रिप पर जाने पे वो शोक ना मनाए, रोए ना। और वो उनको बता रहे हैं कि उनका जो लव है वो फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल और अनब्रेकेबल है। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी ये जो इमेज है इसका क्या रोल है मैं आपको बताऊंगी। तो बात करते हैं इस इमेज के बारे में। आपको पता होगा ये क्या है? ये कंपास है ना। ये कहाँ यूज होता है? ज्योमेट्री में यूज होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो जॉन डन है वो अपनी पोएम्स में जो है इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअलिटी और लव के साथ साथ जो है ज्योमेट्री, साइंस और मैथ्स जैसी चीज़ों को कंबाइन करते हैं, जो कि उनकी मेटाफिजिकल कंसीट कहलाती है। ठीक है, तो इस पोएम में ये जो कंपास है इसको मेटाफर बोला गया है, जिसे हम ज्योमेट्री ऑफ डिवोशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं जॉर्डन? जॉर्डन यहाँ लवर्स के सोल्स को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लवर्स की जो सोल्स है, उनकी जो आत्मा, मतलब यहाँ पे आत्मा एग्जैक्टली सोल्स बोलते हैं, जहाँ से जिससे हम किसी से जो है अफेक्शनेटली कनेक्ट होते हैं, तो उसको ये जो है एक ड्राइंग कंपास से कंपेयर कर रहे हैं। वही कंपास जो सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज होता है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, सर्कल ड्रॉ करने के लिए जो हम कंपास यूज करते हैं उससे कंपेयर कर रहे हैं, मेटाफर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस कंपास में दो लेग्स होते हैं, आप देख रहे हैं, एक ये लेग है और एक आपका ये है। पहला फिक्स्ड फुट होता है ना, ये हम फिक्स करते हैं किसी भी पेपर पर, तो ये होता है फिक्स्ड फुट। ये कंपास का वो लेग होता है जो सेंटर पर फिक्स रहता है। पोएम में ये स्टे एट होम लवर यानी डन की वाइफ एन को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा आप, ये फिक्स वाला सेंटर वाला जो है, जो भी ये लेग है, ये पोएम में इनकी वाइफ एन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड। और इसको क्या बोला है? स्टे एट होम लवर, यानी कि इनकी वाइफ, ठीक है, को रिप्रेजेंट करता है। ये लेग खुद मूव नहीं करता, लेकिन जब दूसरा लेग सर्कल बनाता है तो ये उसकी तरफ थोड़ा सा लीन करता है, जिससे पता चलता है कि इमोशनल कनेक्शन अभी भी स्ट्रांग है। मतलब देखिए कितना ब्यूटीफुली उन्होंने इस चीज़ को ज्योमेट्री से कनेक्ट कर दिया कि जैसे ही ये लेग थोड़ा सा लीन करता है, थोड़ा सा इसकी तरफ लीन करता है नेक्स्ट वाले की,
जो सर्कल ड्रॉ कर रहा है, ये जो सर्कल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो ये दिखाता है कि कनेक्शन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और जब रोमिंग लेग वापस आता है तो ये फिर जो है सीधा हो जाता है। पहले ये हल्का सा लीन करता है और जब ये रोमिंग लेग जो नेक्स्ट वाला लेग है जब वापस आता है तो ये बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो दूसरा लेग भी जो है रोमिंग फूट कहलाता है। तो देखो यहाँ पे बताया मैंने, पहला वाला फिक्स फूट और दूसरा वाला रोमिंग फूट। पहला वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टे एट होम, दूसरा वाला कर रहा है द डिपार्टिंग लवर, द वन हु इज ट्रैवल आउटवर्ड टू ड्रॉ सर्कल, यानी कि जो एक बाहर घूम कर आ रहा है, ट्रैवल कर रहा है और एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रोमिंग फूट है, तो इसमें पोएम में जो डन क्या दिखा रहे हैं कि ये जो लेग है वो सेंटर से दूर चला जाता है, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो फिक्स फूट से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है ये, मतलब फिजिकल डिस्टेंस तो हो सकता है लेकिन कनेक्शन कभी ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे ये जो जॉन डन है ये इसको शो करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे फिजिकली तो डिस्टेंस हो सकता है इन दोनों लेग्स के बीच में, लेकिन आप ऊपर साइड में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही जो है कनेक्टेड है और ये कनेक्शन अनब्रेकेबल है। इन दोनों लेग्स का जो ऊपर वाला ये जॉइंट या पाइवट पार्ट है, जिसे पाइवट बोला गया है, वो सिंबलाइज करता है उनकी सोल्स को। क्या सिंबलाइज करता है? उनकी सोल्स को, जो कि अनब्रेकेबल बॉन्ड कहलाता है। चाहे डिस्टेंस कितना भी हो उनका कनेक्शन इंटैक्ट रहता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, वो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? द सर्कल, ठीक है। रोमिंग फूट जब मूव करता है तो एक परफेक्ट सर्कल बनाता है और सर्कल का नेचर जो है, सर्कल का ही ये होता है कि वो स्टार्ट होने वाली जगह पर ही एंड होता है। यानी यही आइडिया डन यूज करते हैं जब वो कहते हैं द फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगन। ये लाइन उन्होंने पोएम में यूज की है, अब याद कर लीजिएगा। द फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगिन। इसका मतलब है कि वाइफ की फेथफुलनेस और स्टेबिलिटी ही इंश्योर करती है कि स्पीकर वापस उसी जगह आए जहां से वो गया था। उसी तरह जैसे ये फिक्स लेग होता है, अगर ये अपने प्लेस पर फिक्स रहता है तो ये सेकेंड लेग है जो ये रोमिंग फूट है, ये वापस उसी जगह पर आएगा जहाँ से इसने शुरू किया था। तो इस पोएम में डन एक और कंपैरिजन भी देते हैं। वो कहते हैं कि ऑर्डिनरी लव, जो लवर्स का जो लव होता है वो सबनरी होता है, दैट इज सबनरी, ठीक है, जो सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस आ जाए तो वो वीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन डन और उनकी जो वाइफ का जो लव है वो स्पिरिचुअल रिफाइंड लव है। वो उसे गोल्ड बीटन जो है, गोल्ड बीटन थिन से कंपेयर करते हैं। मतलब गोल्ड को जितना भी स्ट्रेच करो वो ब्रेक नहीं होता, सिर्फ एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो इसी तरह उनके लव भी जो है डिस्टेंस के बावजूद भी स्ट्रांग रहता है और इसलिए कंपास मेटाफर जो है इंग्लिश लिटरेचर में बहुत फेमस है। एक सिंपल मेटाफिजिकल मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट को डन ने लव, डिवोशन और स्पिरिचुअल कनेक्शन का पावरफुल सिंबल बना दिया। मतलब तो ओवरऑल देख लीजिए जो ये पोएम है, मैं अभी पोएम भी जब पढ़ाऊंगी लाइन बाय लाइन तो आपको बताऊंगी। वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग में हमें ये सीखने को मिलता है कि ट्रू लव फिजिकल डिस्टेंस से डिस्ट्रॉय नहीं होता। अगर लव डीप है और स्पिरिचुअल है तो सेपरेशन भी उसको स्ट्रांग बनाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जॉन डन की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट को समझते हैं। ये मोमेंट उनकी लाइफ में या उनकी पोएट्री और थिंकिंग दोनों के कम्प्लीटली जो है चेंज कर देता है। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में अभी जो जिस पोएम की हम बात कर रहे थे, दैट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लव। अब उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, द कैटलिस्ट, द शिफ्ट, द मास्टरपीसेस। 15 अगस्त 1617 को, देखिए हमारा इंडिया जो है 15 अगस्त को जो है इंडिपेंड हुआ था, तो ये डेट याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 15 अगस्त 1617 को जो है डन की वाइफ एन मूर डन की डेथ हो गई जब वो सिर्फ 33 ईयर्स की थी। और बता दूं मैं आपको, इनकी जो डेथ थी वो बहुत ही पेनफुल ट्रेजेडी थी, ठीक है। वो एक बेबी को जन्म देने के बाद उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि उनका बेबी जो था वो स्टिल बॉर्न यानी कि मरा हुआ पैदा हुआ था। एंड लेट मी टेल यू वन वेरी सरप्राइजिंग थिंग, दैट इट वाज डन्स 12th child I should say, ठीक है। तो just days after giving birth to their 12th child, उनका जो मरा हुआ बच्चा था, a devastated Dunn was born never to marry again।
तो जो है अपने बच्चे को जन्म देने के कुछ समय बाद जो है उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और डन ने डिसाइड किया था कि ये कभी शादी नहीं करेंगे। डन अपनी वाइफ से बहुत डीपली अटैच थे ना, तो दोनों ने 16 याद होगा 1601 में जो है सीक्रेटली मैरिज की थी और उसके बाद लाइफ में फाइनेंशियल और पर्सनल स्ट्रगल्स भी फेस किए थे साथ में, एंड उनकी लाइफ का इमोशनल सपोर्ट भी थी। उनकी डेथ ने डन को कम्प्लीटली डिवास्ट कर दिया था, मतलब डन ने उसके बाद कभी दोबारा शादी ना करने की कसम भी खाई। अब शिफ्ट क्या है, इस ट्रेजेडी के बाद डन की पोइट्री का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। जो बंदा लव, इरोटिक पोएम, सेंसुअल, इंटेलेक्चुअल पोएम्स लिख रहा था वो बिल्कुल ही टर्न हो गए। इस ट्रेजेडी के बाद डन की पोइट्री में उनकी पहले ऐसी पोइट्री लव, पैशन, वर्ल्डली थीम्स पर फोकस करती थी, अब वो ये बात नहीं रही। जैसे कि वेलिडेशन ऑफ फॉरबिडन मॉर्निंग थी, वो चीज़ें नहीं रही। लेकिन अब जो है एन की डेथ के बाद उनका फोकस शिफ्ट हो गया था। उनका फोकस किस पे हो गया था, गॉड, सैल्वेशन, मोरालिटी, है ना, इन सभी वेपन्स को वो यूज कर रहे थे अपनी पोइट्री को लिखने के लिए। नेक्स्ट है द मास्टरपीसेस। इस पीरियड में डन ने कुछ बहुत फेमस रिलीजियस वर्क लिखे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है होली सोनेट, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है इसका होली सोनेट। यहाँ पे देखिए 19 होली सोनेट एंड हिज प्रोज मेडिटेशन 17। इनकी जो प्रोज मेडिटेशन 17 है दैट वाज फेमस वन, ठीक है। तो जो फेथ और सिन और डेथ, डिवाइन मर्सी को एक्सप्लोर करते हैं, ये थीम रहे हैं, फेथ, सिन, डेथ और डिवाइन मर्सी। इनमें से एक फेमस पोएम है डेथ बी नॉट प्राउड, ठीक है, ये फेमस पोएम है इनकी, डेथ बी नॉट प्राउड, जिसमें डन डेथ को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि रिसर्शन के बाद डेथ पावरलेस हो जाती है। मतलब ये इनका एंडिंग टाइम चल रहा था और ये मास्टरपीसेस भी थे इनके, ठीक है। इस फ्रेज में उनका जो प्रोज वर्क है डिवोशन अपॉन इमर्जेंट ओकेजन्स भी आता है। और इसके मेडिटेशन 17 में दो बहुत फेमस लाइन मिलती हैं जिन्हें बोला जाता है नो मैन इज एन आइलैंड फॉर हुम द बेल टॉल्स, ठीक है, ये दो लाइन्स मिलती है। और मेरे ख्याल से ये जो फॉर होम द बेल टॉल्स ये जो टाइटल है ये किसी और ने अपने वर्क में लिया भी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि ये कौन है जिसने ये वर्क लिखा है। जॉन डन के वर्क से ये लाइन जो है एज अ टाइटल यूज़ की है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, जिसमें बताया बुलिंग डन डज नॉट कावर बिफोर मोरालिटी, ही चैलेंजेस इट टू एन इंटेलेक्चुअल टूल। जो डन थे वो डेथ से जो है डर नहीं रहे थे, बल्कि वो उसको चैलेंज कर रहे थे। अपने जो लास्ट टाइम चल रहा था उसमें इंटेलेक्चुअल डुअल कर रहे थे यूजिंग हिज ट्रेडमार्क पैराडॉक्स। अपना ट्रेडमार्क जो पैराडॉक्स वो यूज करते हैं फिगर ऑफ स्पीच, उसका यूज करके ही कंस्ट्रक्ट फ्लॉलेस लॉजिकल आर्गूमेंट। बहुत सारे लॉजिकल फ्लॉलेस मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्गूमेंट्स के थ्रू जो है इन्होंने इसको दिखाया है। बिकॉज द आर्ट लाइफ, हटा देती हूँ इसको, बिकॉज आर्ट लाइफ इज इटर्नल, द एक्ट ऑफ डाइविंग इज मेयरली अ ब्रीफ स्लीप। तो यहाँ पे जॉन डन जो है अपनी पोइट्री में ये बताते हैं कि जो आर्ट ऑफ लाइफ है वो इटर्नल है, वो कभी नहीं खत्म होगा, कभी नहीं मरेगा, ठीक है। बल्कि जो डाइंग एक्ट है वो एक मेयरली अ ब्रीफ स्लीप, एक ब्रीफ स्लीप है, मतलब एक नींद है आप कह सकते हैं। देयरफॉर इट इज डेथ इटसेल्फ दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो ये डेथ जो है इटसेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये जॉन डन का कहना था। एक पोएम, उस पोएम की लाइन भी है यहाँ पे, डेथ बी नॉट द प्राउड, उसकी लाइन है ये, वन शॉट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली एंड डेथ शेल बी नो मोर, डेथ दाउ शॉल्ट डाई, ठीक है। ये लाइन उन्होंने जो है अपनी इस पोएम में लिखी थी। इस पोएम की भी लाइन्स अगर हमें टाइम मिला तो हम इसको कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम अपनी लास्ट स्लाइड में जॉन डन को कंक्लूड करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो जॉन डन की जो पोइट्री है हमें उसमें सोल की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लोर करने को देखने को मिलता है। उनकी पोइट्री में लव, रिलीजन, इंटेलेक्ट और इमोशन सब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। उनके मेटाफिजिकल कंसीट रीडर को चैलेंज करते हैं और उन्हें डीपर लेवल पर थिंक करने पर मजबूर कर देते हैं। इसी वजह से जॉन डन को इंग्लिश लिटरेचर में मेटाफिजिकल पोइट्री का सेंट्रल फिगर माना जाता है, ठीक है। तो सिंथेसिस क्या है, फ्लैश एंड स्प्रिट यूनिफाइड हो जाते हैं। सिंथेसिस क्या है कि देयर वाज नो जैक द रैक वर्सेस डॉक्टर डन, मतलब ये दो पर्सनालिटी नहीं है, इन्होंने ये एक सिंगल पर्सनालिटी है। ही नेवर एक्चुअली चैलेंज हिज राइटिंग स्टाइल, ही ओनली चैलेंज हिज सब्जेक्ट। इन्होंने अपने राइटिंग स्टाइल को चेंज नहीं किया, बस सब्जेक्ट को चेंज किया। तो हम नहीं कह सकते कि इनके दो फेसेस थे,
फर्स्ट वन, ठीक है। द फाइनल प्रूफ क्या था इनका, वेदर seducing a lover in a bedroom with a flea or preaching to a congregation at St. Paul's Cathedral with a holy sonnet, Donne's core philosophy remained unbroken। अगर बात करें हम ऐसी पोएम लिखने के लिए जो जिसमें एक लवर अपने दूसरे लवर को सेड्यूस कर रहा है, फिर द बेडरूम या फिर फ्ली जो कि जो है कंजग्रेशन दिखा रही है, या फिर सेंट पॉल्स में कैथेड्रल में होली सोनेट लिखने से लेकर जो डन की जो कोर फिलॉसफी है वो अनब्रोकन है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो सकती। ही यूज्ड द मेटाफिजिकल कंसीट टू प्रूव दैट द यूनिवर्स इज इंटरकनेक्टेड। इन्होंने मेटाफिजिकल कंसीट का यूज करके दिखाया है कि जो पूरा वर्ल्ड है इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, एवरीथिंग कैन बी कनेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। दैट फ्लैश एंड स्पिरिट, साइंस एंड आर्ट, लव एंड डेथ आर अल्टीमेटली पार्ट ऑफ द एग्जैक्ट सेम होल। इन्होंने कहा है कि अगर हम फ्लैश की बात करें, स्पिरिट की बात करें, साइंस, आर्ट या लव और डेथ, तो ये सारे जो है एग्जैक्टली क्या है, होल है, पूरा होल है। इन्होंने जो है पार्ट टू भी होल दिखाया है। बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ किए हैं इनकी जितनी भी पोएम्स हैं, जिसमें ये मेटाफर सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मेटाफर। और उसके अलावा इन्होंने सिमली यूज़ किया है, उसके अलावा इन्होंने जो है हाइपरबोल यूज़ किया है, ठीक है, हाइपरबोल। और इन्होंने जो है अपने वर्क में पैराडॉक्स यूज़ किया है, तो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज़ किया है। ही वॉज अ मास्टर इन दिस। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद अदर पार्टिसिपेंट, आपके फ्रेंड्स के साथ। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए या कुछ और ऐड होना चाहिए या वीडियो किस पे बनानी है, आप मुझे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।